कल रखवा दें छुट्टी? चलो कल रखवा देंगे, चलो बस लिखें, एंग डालिए। अरे वो पावर पे इतने सारे न्यूमेरिकल दिए थे, कुछ बने कि नहीं बने? अच्छा, संडे को पेपर में ऑप्टिक्स के क्वेश्चन तो नहीं ना आए थे? नहीं थे? मैं याद दिला दूं। शुरू करें भाई? चलो, आज केवल 10th क्लास पढ़ाऊंगा और लेंस की वो सारी बातें बताऊंगा जो क्लास 10th की बुक में दे रखी है, तो बड़े रिलैक्स होके समझिएगा। आज सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी बातें मुझे बोलनी है, उनको ध्यान से आपको सुनना है और तरीके से उनको सीखना है। तो हेडिंग डालिए, ऑब्जेक्ट फोकस एंड इमेज फोकस। बहुत अच्छे से धीरे धीरे सुनिएगा, काफी सारे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर लेंगे और आसान भी है। चलो अब बातचीत बंद करो, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, मस्ती से पढ़िएगा। तो सभी जानते हैं, अगर पैरेलल लाइट आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस। डायग्राम बनाते जाइए। बिल्कुल आपको सही याद है, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी। वास्तव में ये फोकस नहीं, इसका पूरा नाम होता है इमेज फोकस। 10th क्लास में जो आप फोकस फोकस शब्द बोलते हो, वास्तव में वो फोकस ही इमेज फोकस है। और ये हमें बिल्कुल सही याद है, ये दूरी f होती है। करें, शुरू करें, एडजस्ट हो गए? तो ये हमें बचपन से याद है, आप इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी मना नहीं करेगा। पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। आज बस उसको थोड़ा सही करना है, वो फोकस फोकस नहीं होता, वो क्या होता है? इमेज फोकस। और मैंने लिख भी दिया, 10th क्लास में जो आप फोकस 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 बोलते हो, वास्तव में कौन है? पर हेडिंग तो हमने दो डाली है, ऑब्जेक्ट फोकस और। तो ऑब्जेक्ट फोकस एक बढ़िया टर्म है, वो सुनना। यहां है एक एफ, अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो पता है क्या होगा? लाइट रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट फोकस। और इसलिए आपको याद हो, वो 10th क्लास में ट्यूशन पर, स्कूल में मास्टर यहाँ भी एफ लिखता था और यहाँ भी एफ।
अभी समझ में नहीं आया इधर एफ क्यों होता है यार। एफ तो लाइट वहां जा रही है, फोकस वहां है। आप 10th क्लास बुक में देखो F2F यहाँ भी लिखते थे, और ट्यूशन वाले सर भी, उनको भी पैसा दिया अलग से, वो भी F2 दोनों तरफ लिखते थे। दोनों तरफ का क्या मतलब है, अब आपको समझ में आएगा। एक तरफ होता है ऑब्जेक्ट फोकस और एक तरफ होता है, ये कौन है, ये इमेज फोकस, और ये वाला बिंदु ऑब्जेक्ट फोकस। याद करना तो एकदम सरल है, एक लाइन में देखना। पैरेलल आना, फोकस से जाना, उल्टा। अगर फोकस से आओगे तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाओगे। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। सर पैरेलल लाइट आती है, फोकस से जाती है, सर ये तो याद है, आगे बढ़ो। पैरेलल आना, फोकस से जाना, उल्टा बोल। फोकस से अगर लाइट आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फोकस। सर मुझे नहीं पता सर पैरेलल हो जाए नहीं हो, अपन डिराइव करके देख लेते हैं, हर चीज का कारण है। इक्वेशन 10वीं क्लास, आज आपने वादा किया 10वीं क्लास ही पढ़ाओगे। लेंथ फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है, f, f नहीं माइनस f। पूछो क्यों, लाइट जा रही है आगे और घनश्याम भागेगा पीछे, तो f नहीं, u की जगह माइनस f, 1/v, u की जगह माइनस f, 1/f, 1/v माइनस माइनस प्लस 1/f, 1/f से 1/f कटा, 1/v 0, रेसिप्रोकल कर दो, v कितना, मैथ्स भी कह रही है चिल्लाकर, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए तो उसका इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। तो आज से बात सीख कर जाइए, लेंस में कितने फोकस, एक ऑब्जेक्ट फोकस और एक, वो अलग बात है कि दोनों की दूरियां सेम है, ये भी f दूरी पर है, वो भी f। नोट कर लीजिए, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता, और समझा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आए, आपको लगे हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, रट्टाबाजी नहीं कर रहे हैं। विज्ञान में तो क्या क्यों के जवाब होते हैं, कि देख गणित से फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, वी अपने आप कितना आ गया, इनफाइनाइट। अब उससे तसल्ली हो गई कि अच्छा ये मुझे पता था, पैरेलल आते हैं तो फोकस से जाते हैं। अब देखो ये भी निकाल सकते हो, फिजिक्स और मैथ्स तो एकदम जुड़ी हुई है ना भाई। सर ये वाली बात बता दो, लो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है, पुट u इज इनफाइनाइट, 1/v 1/infinity f, 1/v 1/infinity 0, उल्टा कर दो, v बराबर, हर चीज का जवाब है। ये देखो ना क्या कह रहा है, ये चिल्ला के कह रहा है, इमेज कहाँ, फोकस पर, इमेज कहाँ, देख ले इमेज फोकस पर, इधर का इसमें v कितना आ रहा है, मतलब लाइट रेस क्या हो गई, पैरेलल। तो अब अच्छे से बोलो ना, पैरेलल आएंगे, फोकस पर मिलेंगे, और अगर फोकस से आएंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो। दो फोकस होते हैं, वन इज ऑब्जेक्ट फोकस, अनदर वन इज इमेज फोकस। बोलो क्या क्लियरिटी है, लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए साहब, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट लेंस फॉर्मूला, जो 10वीं क्लास से याद है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सब बच्चों को याद है, आपको ये भी पता हम कहाँ फंसते हैं, पता है कहाँ फंसते हैं, प्लस माइनस में। तो वो फोबिया मैं हटाता हूं, धीरे धीरे आप क्वेश्चन करोगे तो वो भी हट जाएगा। इस फॉर्मूले में थोड़ी ना रॉकेट, रॉकेट साइंस कहाँ है, प्लस माइनस सवाल को करने में। तो वो कब अच्छा होगा, जब घर जाके हम इस पर 15 क्वेश्चन और लगाएंगे। भाई मैं तो 2 3 5 करा पाऊंगा, कक्षा की लिमिटेशन होती है, सिलेबस भी तो कराना है, तो हम तो 2 3 5 कराएंगे। पर ये बात तय है, उन 2 3 के करने पर सारे प्रश्न सॉल्व, पर आपको घर जाके लगाने तो पड़ेंगे यार।
आप वो वाला पार्ट नहीं करोगे फिर अपन आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बोलो क्लियर है क्या? तो लेंस फॉर्मूला सबको याद है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/। मजे की बात है इसमें सारी साइन पता होने चाहिए। पहला लिखते जाओ साथ साथ, फोकल लेंथ के साइन। फोकल लेंथ के साइन बताओ। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव। पहला तो हमेशा ये याद होना चाहिए चलते फिरते, कभी भी अननोन का साइन नहीं रखते। पूरे रे ऑप्टिक्स में ध्यान रखिए, कभी भी अननोन क्वांटिटी का साइन नहीं रखते। मान लो v अननोन है तो आपको v की जगह v ही रखना है, कभी भी v का साइन नहीं रखना। फिर बात होती है u की। अब u के बारे में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट u ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? उसका उत्तर मैं अभी आपको दूंगा। दूसरा, कभी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं हो तो उसे रियल ऑब्जेक्ट लिया जाए। अब प्रश्न आता है सर ऐसा क्यों सर, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू नेगेटिव क्यों होता है सर? देख लेते हैं। अगर रियल के लिए नेगेटिव है तो वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होगा, वो तो बट ऑब्वियस है। आओ सीखते हैं। तो मैं बोलता हूं, मैंने क्वेश्चन लिखा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज पूरी 10वीं कक्षा है और एकदम सरल, पर ये बातें पढ़ लेने के बाद आपको और सवाल करने में मजा आने लग जाएगा। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये मैंने रख दिया। अब बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ो। क्या करोगे? ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से क्या निकलेंगी? लाइट रे। टक टक। सबसे पहले लाइट की प्रोपोगेशन दिशा बताइए, आगे या पीछे? आगे। घनश्याम को कहां खड़ा करें? पोल पर। यहां पोल नहीं बोलते, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। पोल तो एक कर्व सरफेस में होता है, दोनों कर्व सेंटर का जो होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर। ये देखिए, अब बताइए, लाइट जा रही है आगे, ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए घनश्याम कहां भागेगा? पीछे। बताओ u5 या -5? ये देखो, कभी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो उसे क्या माना जाए? रियल ऑब्जेक्ट के लिए u5, 5 नहीं, -5। हमेशा ध्यान रखिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव। कारण क्या है बताइए? ऑप्टिकल सेंटर से कहां भागोगे आप? पीछे। सर ये रियल वर्चुअल का नाटक और समझाओ ना थोड़ा। आओ मैं बताता हूं आपको। 10वीं से परेशानी हो रही है सर, तो कभी तो इसको फुल स्टॉप लगाओ ना। मैं लगाता हूं आपको फुल स्टॉप, आपको और क्लियरिटी आएगी, ऑप्टिक्स में मजे आएंगे आपको, एकदम क्लैरिटी चाहिए। चलो पेन पेंसिल छोड़ो, समझो। आज इसका भूत हटाओ, फिर 6 दिन बाद फिर यही बात फिर समझाऊंगा।
क्योंकि इसके बिना जीवन ही नहीं ना, रियल वर्चुअल तो आएगा ही आएगा। तो पहला सेंटेंस जो मैंने आपको पहले भी बोला था, आज फिर बोलता हूं, ऑब्जेक्ट का डिसीजन हम नहीं लेंगे, कौन लेगा? इंसिडेंट रेस। ये भाई इतनी आसान परिभाषा है ना, तुझे कभी अटकने नहीं देगी। ऑब्जेक्ट का निर्णय कौन लेगा? इंसिडेंट रे। इमेज का निर्णय रिफ्रैक्टेड रेस। बोल हाँ है क्या? ऑब्जेक्ट का डिसीजन इंसिडेंट रे, इमेज का डिसीजन रिफ्रैक्टेड रेस। क्या बात सही है? तो ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन लेगा? इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ। आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। अब आप देखना, मुझे खुद बताना कि रियल है या वर्चुअल, मुझे कुछ नहीं पता, और ना आप सोचना पहले से रटा रटा है, आप तो बताना कि क्या लूं इसको। ये इंसिडेंट रेस है, मस्ती से बताइए, आराम से। आपने कहा था इंसिडेंट का पॉइंट ऑफ, परिभाषा पे टिके रहिए। फिजिक्स परिभाषा से चलती है, नियम से चलती है, फीलिंग से नहीं चलती। फील से नहीं चलेगी, परिभाषा से चलेगी। परिभाषा पे फीलिंग तो बहुत अलग अलग है। नाम गलत है ना, नाम गलत है। नाम है रियल जूस, रियल जूस नाम है, मिलता है बाजार में, आप पीते हैं रियल जूस, बिल्कुल नाम रियल लिखा हुआ है। 5 मिनट आप सोचिए इस पर। घर पे अगर हम मौसमी का जूस निकालते हैं, किसी भी जूस को आप 15 मिनट आधा घंटे रख दीजिए, खट्टा हो जाएगा। 8-10 घंटे 12 घंटे में तो सड़ जाएगा वो। रियल जूस वो पैकेट वाला, कब तो कंपनी ने बनाया, सप्लाई होके 1-1.5 महीने बाद आपके पास वाले दुकान पर आया, वो 15-20 दिन वो फ्रिज में रहा, फिर आपने उसको खोल के पी और आप कह रहे हो रियल है। कहाँ से रियल हो सकता है? टोटल उसमें प्रिजर्वेटिव है। नहीं तो घर पे आप मौसमी का जूस निकालते हैं, आधे घंटे में खत्म है भैया, टाटा बाय बाय। और क्या? तो नाम में तो है ही नहीं ना। आपको वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, अच्छा जो सपने में होती होगी, जो दिखती नहीं होगी। 10th क्लास में ऐसे हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, बट कैसे नहीं दिखती? वर्चुअल इमेज को तो रोज हम देखकर ही बड़े हुए हैं। रोज प्लेन मिरर के सामने जो इमेज देखते हैं वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है। अच्छा, वर्चुअल को देखा नहीं जा सकता होगा, देखा जा सकता है। क्या वर्चुअल की फोटोग्राफ ली जा सकती है? तो दिमाग का फोबिया है कि वर्चुअल सपनों में होता है, वर्चुअल इमेजनरी होता है, ऐसा कुछ भी। परिभाषा, परिभाषा जो डिफाइन करेगी वो होगा, परिभाषा आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन? इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट्स इट। अब आप देखना मजे आएंगे। ये इंसिडेंट रे कभी जीवन में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? पीछे तो मिल नहीं रही, आगे लेंस इनको सीधा जाने देगा नहीं। पूछे क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि जब वो लेंस से गुजरेंगे ना, तो लेंस इसको क्या कर देगा? अपने पाथ से डेविएट कर देगा। डिपेंडिंग कन्वर्जिंग लेंस है या, बताइए, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी होगा? नहीं होगा। इट मींस ये कौन है? बताओ ना क्लियरिटी। आपका वो फोबिया है, वर्चुअल क्या सर दिखता है क्या? क्या सर फोटोग्राफ, क्या मैं सर उसको हाथ से टच कर सकता हूँ क्या, दबा सकता हूँ क्या? अब ऐसे तो फालतू का बात है। आप तो परिभाषा पे आओ ना यार। ऑब्जेक्ट कौन? इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इमेज कौन? रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंसिडेंट रेस है, ये कभी जीवन में नहीं कटेंगी, क्योंकि पीछे तो कट नहीं रही, और लेंस इनको आगे कटने देगा नहीं, क्योंकि लेंस से जाने के बाद फिजिक्स की एक घटना घटित हो जाएगी, रिफ्रैक्शन। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज। अब बताओ, इसके लिए दूरी प्लस लूं या माइनस लूं? मुझे नहीं पता, नियम से चलते हैं। लाइट की दिशा बता, आगे देख लो तीर का निशान। घनश्याम ऑप्टिकल सेंटर, भगाओ उसको ऑब्जेक्ट तक। कहां भागेगा? आगे भागेगा, लाइट भी आगे है। U +5। तो वर्चुअल के लिए U प्लस होता है, तो रियल के लिए देख लिखा हुआ है, लिखा हुआ।
तो एकदम क्लियरिटी आ गई ना। फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू पॉजिटिव। और अगला वाक्य और बढ़िया है, 90% सवालों में ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं होता, तो क्या माना जाएगा? पढ़ो ना अगला वाक्य, कभी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसे क्या माना जाए? बोलो, क्या यू का साइन क्लियर हुआ? एफ का साइन क्लियर हुआ? अननोन का तो साइन रखना ही नहीं है। और सॉल्व करने के बाद अगर वी पॉजिटिव आ जाए तो हम कमेंट कर सकते हैं। याद करो, पहले भी सिखाया था, पॉजिटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब, लिख लो। सॉल्व करने के बाद अगर वी पॉजिटिव आ जाए देन वी कैन कमेंट। आज 10वीं कक्षा है, लेंस फॉर्मूला अब आपको एकदम शानदार समझ में आ जाना चाहिए। एक एक टर्म, यू वी एफ। एफ तो फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, यू रियल होगा या वर्चुअल होगा, अननोन का तो साइन रखना ही नहीं है। और सॉल्व करने का वी पॉजिटिव आ जाए तो झंडा गाड़ दीजिए, इमेज रियल है। नेक्स्ट करूं स्लाइड क्या? देख लो। ज्यादा कठिन हो रहा है क्या? पढ़े? अब याद करो, 10वीं क्लास में और ये पढ़ते थे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f में रखा जाए तो इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है, डिमिनिश, एनलार्ज, रियल, वर्चुअल। याद आया? ऑब्जेक्ट को 2f और f में रखें, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें। अब वो सिखाता हूँ, रे डायग्राम। बताऊं? कल छुट्टी है, आज 11 लेक्चर हो गए। घर जाके कल 2-3 घंटे पढ़िए और इसको पूरा रिवाइज करिए पहले लेक्चर से। 10 फॉर्मूले भी नहीं आए होंगे, एक स्लैब का आया है, एक स्नेल लॉ आया है, एक क्रिटिकल एंगल का आया है, 2-3 लेंस के आए, कुल 10 फॉर्मूले भी इकट्ठे नहीं हुए। इतने सारे क्वेश्चन अपन ने बना लिए। तो पढ़िए, ऑप्टिक्स बहुत आसान है। 2-3 लेक्चर बाद तो हम समाप्ति की तरफ आ जाएंगे कि देख अब लास्ट 2 टॉपिक बचे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और मिरर। कल का फोकस रखिए, कल 3 घंटे एक्सक्लूसिव ईमानदारी से केवल ऑप्टिक्स पढ़िए। 2 स्लॉट में, एक सुबह का स्लॉट 1 से 1.5 घंटे का, एक शाम का। समय देंगे तभी आउटपुट आएगा, बगैर पढ़े बगैर क्वेश्चन करे नहीं आएगा। एक्सक्यूज जीवन भर बने रहेंगे, कभी एक्सक्यूज खत्म नहीं होंगे। कभी पेपर है, कभी ये है, कभी ये पढ़ना है, उन एक्सक्यूज से आगे बढ़ना पड़ेगा। बढ़े आगे, चलिए। ये बात क्लियर है सबको, रियल वर्चुअल? चलो अब आते हैं मैग्निफिकेशन। 2 तरह का मैग्निफिकेशन होता है, एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन।
अब इस पे मैं 30 से 40 मिनट बोलूंगा और ये बहुत काम की बातें हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल खूब बनते हैं। बंटी मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, पीछे मोबाइल खोल लेते हैं, समय मिल जाता मोबाइल देख लिया, नहीं करें ऐसा। तो मैग्निफिकेशन दो तरह का, ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूड। चलो अब सुनना, पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे सुनना। ऐसे ही हम 10th क्लास में रटते थे, बाकी रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर समझदारी से सोच समझ के, कहीं इसके लिए स्किल की भी जरूरत नहीं, सिर्फ सही सोच के सिमेट्री से डायग्राम बनाया जाए, बन जाएगा। एफ एफ की दूरी बराबर, 2f की दूरी बराबर। अब आपको ये भी आज समझ में, अच्छा है दोनों तरफ एफ एफ क्यों लिखते हैं, बताओ। एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज, देखते जाना आप, बहुत सारे सवाल इससे समझ में आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। समय दीजिए कॉन्सेप्ट को। देखिए 3 सिचुएशन देखिए, क्या किया मैंने पहले आप खुद बताइए। यहां ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ओपन अप होइए, इन्फिनिटी और 2f के बीच में, यहाँ 2f और f के बीच में, यहाँ f और, उदाहरण के तौर पर अगर f 20 सेंटीमीटर है तो पता है मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा होगा, 50 पर। सोच लो, 40 से ज्यादा कुछ भी सही है, क्योंकि f है इसका 20, तो 2f 40 से ज्यादा, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, उसको क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट और 2f के बीच में। आराम से सोचिए, पॉजिटिव सोच रखिए, बढ़िया। नीट, सिलेक्शन, परीक्षा, ये सब ठीक है, केवल एक सोच रखिए, सब्जेक्ट सीखना है। सब्जेक्ट अपने लिए पढ़ रहे हैं, कोई माता पिता तो ठीक है बोल रहे हैं, खुद के लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं। माता पिता का प्रेशर मत लाइए, खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए अपना भविष्य तैयार कर रहे हैं, उससे पढ़िए मन से। और कोई प्रेशर कोई फील करने की जरूरत नहीं, खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद का आगे का जीवन, खुद आगे के लिए बढ़िया अच्छी इमेज उसके लिए करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट को एंजॉय करिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी और, दो रे बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। पैरेलल रे, कहां से, फोकस से, ये देखिए, सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो सीधी चली जाएगी। बताइए क्या ये दो रे वास्तव में कटी, वास्तव में कटी, मतलब कौन सी इमेज, रियल इमेज। इन्वर्टेड या इरेक्ट, इन्वर्टेड। डिमिनिश या एनलार्ज, डिमिनिश। देख लो, डिमिनिश, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिमिनिश। अपने आप छोटी बनेगी अगर आप सिमेट्री, मैंने कोई स्केल वगैरह कुछ नापा तोला कुछ नहीं, अपने आप छोटी बन रही है। अब आप देखना, अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहा रखा 2f और, उदाहरण के तौर पर f 20 है, तो बताओ कहां रखा होगा, 20 और 40 के बीच में, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया 30 पर, 25 पे, 35 पे, कहीं भी रख सकते हो। बोलो सही है क्या। अब सीखना, दो रे, वही दो रे पैरेलल, पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से। बिल्कुल सिमेट्री से आंसर आएगा, देखता मन खुश हो जाएगा। सेंटर वाली कैसे, सेंटर, जहां कटी वहां इमेज। खुद बताना क्या कटी है, पहला आंसर आ गया, रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज है। देख लो आप, बड़ी बन रही है। जादू देखो आप, क्या मतलब विज्ञान का जादू है, केवल ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने पर ही इमेज की साइज, इमेज की पोजीशन भी बदल रही है। कोई नियम कानून नहीं बदल रहा, नियम वही रख रहा हूं, पैरेलल आना, फोकस से जाना, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी। इमेज की भाई साहब अपने आप साइज क्या हो रही है, चेंज। अगला देखो, एंजॉय करो, सर नियम वही रखना, पैरेलल वाली, पैरेलल वाली कहां से, फोकस से, ठीक है सर। सेंटर वाली, सेंटर से सीधी।
सेंटर वाली सेंटर से सीधी। अब देखिए ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल। कहां मिलेंगी जाकर, इन्फिनिटी पर मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए तो कहते हैं फोकस पे रखेंगे तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। यस और नो? अब अगला सेंटेंस सुनिए, बहुत मजा आएगा। अब इन तीनों की सिचुएशन ही डायग्राम में बना रहा हूं और यहां से मेरे अगले प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं, देखना। ऑब्जेक्ट था ये एफ, ये 2f और ये इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां था, 2f, और इमेज बताइए कहां बनी, इमेज बताइए, इमेज, इमेज f और 2f के, ठीक है। अगला ऑब्जेक्ट ले आया मैं 2f और f के बीच, इमेज बताओ 2f के बाद। ऑब्जेक्ट ले आया मैं फोकस पर, इमेज। अगला वाक्य संभालिएगा जनाब, थोड़ा सा कठिन है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब जा रहा है, इमेज लेंस से दूर जा रही है। मैं नहीं कह रहा, विज्ञान देखो। गिनती 1 2 3, व्हाट इज 1 2 3? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट 1 पे था, इमेज 1। ऑब्जेक्ट 2 पे था, इमेज 2। ऑब्जेक्ट 3 पे था, इमेज 3। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास जा रहा है, इमेज लेंस से, अगर ऑब्जेक्ट पास है तो इमेज दूर है। खुद सोचो ना, फोकस पर है तो इमेज बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इमेज बहुत पास है। सोचो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, इमेज कितना अच्छा याद हो रहा है, ऑब्जेक्ट दूर तो इमेज पास। अब देखो एम्स का सवाल, बड़ा शानदार, मतलब ये मन खुश करने वाला। 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 1 3 4, 3 2 1 4, कौन सा सही? आप देखना, दिमाग लगाना। 3 और 4 लेंस के पास हैं, 3 और 4 लेंस के पास हैं, 3 और 4 लेंस के पास हैं। जो लेंस के पास होता है उसकी इमेज दूर बनती है, लेंस से दूर। ये क्या 3 4 का 4 3 क्यों कर दिया, इन्वर्टेड बनती है। 3 ऊपर है तो 3 की इमेज नीचे, 4 नीचे है ऊपर। 1 2, 1 2 दूर है तो इमेज पास बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है इन्वर्टेड? ये ऐसा बनाते हो तो ऐसा होता है ना भाई, यहाँ हरे रंग का निशान ऊपर बनाया तो यहाँ नीचे बनेगा ना भाई। तो यहाँ 1 ऊपर है तो यहाँ 1। देखो क्या मस्त सवाल था। अब ये बच्चा वही कर सकता है जिसको ये बात पता हो। ऑब्जेक्ट दूर, इमेज पास। अब मैं क्या कह रहा हूं, डायग्राम कह रहा है, डायग्राम कह रहा है ऑब्जेक्ट पास 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 जा रहा था, इमेज तो दूर 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 जा रही है। हाँ ना, पक्का। अगला सुनो, शानदार। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। देख लो, देख लो, क्या ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड है। क्या ये रियल इमेज है? हमेशा याद रखो पूरी रे ऑप्टिक्स में टक, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। बोलो क्या हाँ है क्या? नोट करिए तसल्ली से। सब 10वीं क्लास है आज, पहले बोल दिया मैंने आपको, ये सब 10वीं की एनसीईआरटी में है। बस उसको थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे समझ रहे हैं।
कोई बात नहीं, घबराओ मत, लिखते रहो, घबराओगे नहीं भाई। नेक्स्ट करूं क्या? अब आप इसमें चेक करो, आपको अगर वी मजा आएगा तो वी आप सीख पाओगे। इसका वी क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? खुद सोचो। पॉजिटिव। दो तरीके हैं, पहला घनश्याम को आगे भागना पड़ेगा, दूसरा बोलो रियल इमेज है, रियल इमेज के लिए हमेशा वी पॉजिटिव। साइन का डर हटाना पड़ेगा, तब क्लियरिटी आएगी कि सर रियल इमेज है वी पॉजिटिव। दूसरा तरीका, घनश्याम को वी के लिए कहां भागना पड़ेगा, आगे। यू के लिए कहां भागना पड़ेगा, पीछे। तीर के निशान बनाइए, अच्छी अप्रोच रखिए, शब्द समझिए। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आएगा, इमेज दूर भागेगी। करूं? परसों सुबह 1 घंटे की क्लास रखेंगे स्पेशल, जिसमें केवल क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा जैसे पहले ली थी, ईएलपी के या मॉड्यूल के। पहले से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन, वहाँ लिंक आ जाएगा, अनअकैडमी के ऐप पर क्लास होगी। केवल केवल क्वेश्चन पढ़ाना, क्वेश्चन सब यहाँ कराऊंगा, वहाँ तो एक्स्ट्रा डिस्कशन, ताकि मेरा क्या डर हटे। अगर मेरी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ईएलपी के सारे डाउट मुझे बता दिए जाएं, एक्सरसाइज के बता दिए जाएं, या बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ सर एकदम सब बता दिया गया। उसके लिए हम वहाँ मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि यार वहाँ पर आप आइए, आराम से अपने डाउट पूछिए। ईएलपी कराऊंगा वहाँ पर। वैसे तो क्लास में सब कुछ हो रहा है, वो केवल एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, यानी यार बच्चों के लिए एकदम फिजिक्स का डर हटना चाहिए बस। और वो रिकॉर्डेड भी रहता है, तो उससे क्या आप कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो परसों मॉर्निंग में लूंगा, डेट वगैरह वो भी पहले बता दूंगा आपको, एक दिन पहले, कल तक। उस दिन क्या क्या डिस्कस करूंगा, तो वो भी आप तैयारी करके रख सकते हैं। ये ईएलपी करेंगे, ये मॉड्यूल करेंगे, ये वाले क्वेश्चन करेंगे, तो आप तैयारी के साथ बैठ सकते हैं, यार मुझे सर से ये डाउट पूछ लेने हैं। करूं, नेक्स्ट करूं क्या? अब आपने बोला इमेज छोटी बनी,
आपने बोला इमेज बड़ी बनी, तो छोटा बड़ा इसको कौन नापेगा? तो इसका एक मैग्निफिकेशन बनाया गया जिसे कहा गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब हम पहला पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा काम आता है, सबसे पॉपुलर यही है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सरल भाषा में बोले, ऊंचाई वाला मैग्निफिकेशन, बहुत ज्यादा काम का है। अब आप खुद सोचो, जैसे मैं बोलूं 2 टाइम्स मैग्निफाइड हो गई, इसका क्या मतलब है? 2 टाइम्स मैग्निफाइड का मतलब क्या हुआ? अगर 4 सेंटीमीटर रखी तो कितनी की बनी? 8। फोटोकॉपी कराने जाते हैं या 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर दो, जूम हो जाता है। छोटी फोटो, आपने वो फोटोग्राफ स्टूडियो में गए हो तो एक ही बंदे की छोटी बड़ी 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 लगी रहती है, तो क्या है, छोटी फोटो को 4 गुना बड़ा कर दिया, 4 गुना मैग्नीफाई हो गई। 10 गुना बड़ा कर दिया, 10 गुना मैग्नीफाई हो गई। उसे क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m बराबर HI बटे HO। और 10th क्लास में याद करते थे, इसका आता था V बाय U। एक मिनट में डिराइव भी कर सकते हैं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी 1 मिनट में डिराइव होता है। ये HO, ये HI, ये U, ये V। अब देखना, आप मत करना, मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको। क्या ऐसा करने से क्या थोड़ी फिजिक्स की फीलिंग आती रहती, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि यार रट ही रहे हैं यार। देखो आप, 2 ट्राइंगल हैं, सिमिलर ट्राइंगल पढ़ते थे हम 8वीं 9वीं 10वीं में। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है? रेशियो बराबर रहता है। चलिए रेशियो ले लीजिए, देखना रेशियो, हाइट का रेशियो लो, बोलो चिल्लाओ, HI अपॉन HO, ये वाला V बाय U। एक बार में आ गया, HI बटा HO बराबर V बाय U। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती फिजिक्स, आपने वो डर बना रखा है कि हाँ भाई भागो, और कुछ भी नहीं है। आपने क्या, कोई मेंटल बैरियर बना रखा है। मेंटल बैरियर का क्या होता है? उदाहरण जैसे बिहार में है, राजस्थान में, MP, किसी भी स्टेट में है, आपने आपने देखा यार मेरे इस स्टेट में मेडिकल कॉलेज इतने नंबर पर मिलता है, लास्ट 5 ईयर का डेटा है 610, 615, 620, है ना, मान लो 618 पे या 615 पे गया, ठीक है, उदाहरण के तौर। अब खाली बैठे हैं तो क्या करते हैं? 615 पे गया है, इस मेडिकल कॉलेज में अपने को 615 जाए, बायो, फिर केमिस्ट्री 120, फिजिक्स अभी नहीं लिखेंगे, देखना पहले ये जुड़ेगा, फिर उसमें से घटेगा, समझे आप? फिर यहाँ नंबर लिख के जाएंगे। फिर मान लो यहाँ उदाहरण के तौर पे 150 आ गए या 140, ना ना ज्यादा हो गए, ज्यादा। यहाँ तो 3 डिजिट से कम, यहाँ ज्यादा मेहनत करूंगा यार, यहाँ ज्यादा कर लूंगा, नहीं यार 320 क्या, 330 तो आराम से ला सकता हूँ यार। केमिस्ट्री भी यहाँ 150, फिर जोड़ा, अब ये आ गए 95। हाँ अब ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके बैरियर में आपने बैठा दी है। फिजिक्स, हाँ भाई अपने तो यहाँ आपने किया ही क्या, बायो केमिस्ट्री जोड़कर उसको फिजिक्स टोटल में से घटाया, हाँ ये 100 105 के आसपास ही रहना चाहिए। बायो बढ़ाओ केमिस्ट्री बढ़ाओ, ऐसा है नहीं। अगर आप ईमानदारी से जिम्मेदारी से पढ़ते रहोगे ना, 160 165 में कहीं कोई दिक्कत, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस वो फोबिया है, वो आपको किसी दिन ये सोच के हटाना पड़ेगा, नहीं आई कैन डू। और ऐसा नहीं है, आपके लिए नहीं है, कितनी बार हम वो बचपन में पढ़ते थे, याद करो कि ना गांव में एक वो महावत था, महावत समझते हैं, हाथी का केयर टेकर जो होता है उसे बोलते हैं महावत। वो क्या करता था, अपने बड़े हाथी को एक डोरी से पेड़ से बांधा और चला जाता था घूमने। गांव वाले कहते हैं यार ये क्या भाई, एक पतली सी रस्सी से
इतने बड़े हाथी को बांध के चला जाता है, ये क्या नाटक है? तो गांव वाले ने पूछा, भाई तेरा हाथी भाग के नहीं जाता, क्या है भाई, इस डोरी से कैसे न रहता है चुपचाप? क्या बोला सुनना, जब मैं इसको बचपन में जंगल से लाया था, जब ये बहुत छोटा बच्चा था, तब मैंने इसको रस्सी से बांधा। उसने पहले 3 से 4 महीने तो बहुत प्रयास किया कि मैं इस रस्सी को तोड़कर चला जाऊं, पर उस समय रस्सी मजबूत थी और ये कमजोर था। बहुत प्रयास किया पर रस्सी टूटी। धीरे धीरे उसके मन में बैठता गया, ये रस्सी तो मेरे से कभी टूटेगी ही। आज वो इतना बड़ा हो गया है कि एक झटके में रस्सी तोड़ सकता है, और उसके मेंटल ब्लॉक हो चुका है, ये रस्सी तो मेरे से टूटेगी। दिस इज कॉल्ड मेंटल ब्लॉक। मेंटल ब्लॉक हो जाता है। ये तो हमने कहानी सुनी है सिर्फ, ठीक है सर, कहाँ सच्चाई है सर, इसमें नहीं हो सकती। डिस्कवरी ने इस पर बढ़िया प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रैक्टिकल बाकायदा, कि लोगों को समझ में आया कि मेंटल ब्लॉक होता क्या है। क्या किया, एक बीकर लिया सब बड़ा, और बीकर में बीच में पार्टीशन लगा दिया और मछलियां डाल दी। बीच में क्या लगा दिया, ग्लास का पार्टीशन। क्या होगा, मछलियां आई, उस पार्टीशन से टकराई, वापस चली गई, फिर आई, फिर टकराई, फिर चली गई। ऐसा 3 महीने तक करते हैं, मतलब यूट्यूब पर अवेलेबल है वीडियो। भाई साहब क्या किया, 3 महीने के बाद, मतलब दिखाते हैं वो बाकायदा, उस ग्लास के पार्टीशन को हटा दिया। अब बीकर पूरा लंबा चौड़ा हो गया, इतना बड़ा, ठीक है साहब, बीच के पार्टीशन। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा, एक भी मछली उस वाले पार्टीशन को क्रॉस ही, जबकि वहां तो पार्टीशन ही। पर उसके पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, मेरे तो 10 कदम के बाद टक्कर होती है और टक्कर के बाद मैं वापस लौट जाती हूँ। अब वो पार्टीशन ही नहीं है, कहानी समझ में आ रही है? वो पार्टीशन ही जा सकती है, पर वो जा, क्या हो गया, मेंटल ब्लॉक। मैंने इसके आगे मुझे जाना नहीं है ही नहीं, कोशिश ही नहीं। पहले उसने 15 दिन तो खूब लड़ाई करी थी, पर वहां पार्टीशन था, टकराई वापिस आई, टकराई वापिस आई। आपको ये खोलना पड़ेगा, और खोला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, नंबर लाए जा सकते हैं। डर हटाना पड़ेगा। डर क्या है, ओवर थिंकिंग, नीट, परीक्षा, सिलेक्शन, कॉलेज, मम्मी पापा, ये वो, ओवर थिंकिंग हटाइए। सब्जेक्ट को प्यार कीजिए। मुझे फिजिक्स सीखनी है, इससे सवाल बनने चाहिए। मुझे बायो पढ़नी है, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट से पढ़िए। बोझ लेकर पढ़ने से फायदा क्या है? बोझ क्यों ले रहे हैं? रिलैक्स होके मन खुश करके पढ़ते जाइए। रोज एक एक बेबी स्टेप लीजिए। आज का दिन मेरा परफेक्ट जाना, ईमानदारी से मैं समय पे उठा, समय पे सोया, चारों क्लास अटेंड करी, और जितना परम पिता परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी है, क्षमता दी है, उतना मैंने पढ़ाई करी, होमवर्क किया। ये तो हम कर सकते हैं। रोज एक एक बेबी स्टेप उठा के चलिए, अपने आप धीरे धीरे सफलता की ओर पहुंच जाएंगे। आप ये सोचो मुझे नदी पे जाना है, फिर नदी के बाद मैं फिशिंग भी करूंगा, फिर नदी में तैरूंगा भी, फिर अगर बाई चांस कोई तूफान आ जाए तो फिर क्या होगा? इतना तो ओवर थिंकिंग में परेशान हो जाएंगे। सिर्फ क्या टारगेट है, मुझे तो नदी तक पहुंचना है, बाद में तो होगा उस हिसाब से ऑन द स्पॉट सोचा जाएगा, प्लान किया। थोड़ा सा अपने आप का ढांचा बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बदला नहीं जा सकता। स्टेप है, सोचो पहले कि हाँ मुझे पढ़ना है, क्या होगा, डेस्टिनी क्या है, ये थोड़ा होता है यार, कोई किसी के पास नहीं है। टॉपर भी परेशान होता है। जो आपके डाउट है ना, वो टॉपर के भी हैं। पुराना याद नहीं आ रहा, बैकलॉग है, बचा हुआ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, 3 महीने पहले टॉपिक पढ़ा था, आज ऐसा लगता है पढ़ाई नहीं है। ये सारी बातें टॉपर्स के साथ भी हैं, सबके साथ, टॉप 100, टॉप 10, 500, सबके साथ ये आम समस्या है। इससे घबराने का नहीं है। ये आ रही है तो सब ओके है, नहीं आती तो बीमार हो, आती है तो मतलब सब मामला सही है। करिए थोड़ा सा, और सबसे ऊपर है खुश रहिए। जो खुश रहेगा वो दुनिया जीतेगा। प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो बताओ एच आई कहां है, नीचे, माइनस। वी बताइए, वी, वी लाइट के साथ है, प्लस। यू माइनस, माइनस कट गया वापस, एच आई अपॉन एच ओ बराबर वी बाय, बोले क्या ये फॉर्मूला याद है? एच आई अपॉन एच ओ बराबर वी बाय यू। यू बोलो, यू ऑब्जेक्ट की दूरी, वी बोलो इमेज की दूरी, एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
बोलो। इसके कुछ और फॉर्मूले भी हैं, वो देखो। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, साथ साथ लिखते जाइए। u से मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ क्या हो जाएगा? u/v, u/u, u/f। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। v/u को क्या बोलते हैं? m। तो u/v को 1/m, u से u कट गया 1, u/f ट्रांसफर कर दो, u/f प्लस 1, f u प्लस f, उल्टा कर दो, f/f प्लस। बहुत काम आता है, बहुत पॉपुलर है। तो m के मेरे पास 3 फॉर्मूले हो गए, HI/HO, v/u और f/f प्लस। m रियल हीरो है। क्यों रियल हीरो है बताता हूं। डेरिवेशन केवल मन खुश करने के लिए, बाकी सीधा आंसर याद होना चाहिए। डेरिवेशन केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं इस बात को समझने के लिए हम डेरिवेशन बताते रहते हैं, बाकी सीधा खटाक आंसर याद होगा तभी मजा है। बढ़ो, बार बार सुनिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए F पॉजिटिव, साइन की गलती नहीं होगी अगर लिखते चलोगे तो। अब सुनना, M आशीष सर रियल हीरो क्यों है? M से बहुत बातें बताई जा सकती हैं। सोचिए अगर M की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप क्या बोलोगे? इमेज बड़ी है या छोटी है? सर कैसे पता चला? सोचो ना तुम खुद। M बराबर HI/HO, मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट 6 का है और इमेज बनी 12। M की वैल्यू कितनी आई? 2। मतलब एक से, जब जब एक से ज्यादा आएगी तब तब आप बोलोगे इमेज बड़ी है। अगर एक से छोटी आएगी आप क्या बोलोगे? डिमिनिश। सर आपने मॉड क्यों लगाया? मॉड इसलिए लगाया क्योंकि अब साइन की भी चर्चा कर सकते हैं। अगर m नेगेटिव है तो बताओ रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? सोचने दो सर, मुझे जल्दबाजी मत करो। चलो आ जाओ। ठीक है सर, मुझे सोचने दीजिए आप। m m होता है HI/HO। तसल्ली से बता दो सर। ठीक है, चल बता, HI नेगेटिव या पॉजिटिव? क्यों नेगेटिव, क्यों बता? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, माइनस। HO बता, HO पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। माइनस में प्लस का डिवाइड करोगे तो क्या कंक्लूजन निकल कर आया? m अगर नेगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज है, m पॉजिटिव आएगा तो। सर कोई वर्चुअल का एग्जांपल ही बताओ ना सर, मन खुश होगा। चल मैं करता हूँ वर्चुअल का, पढ़ाऊंगा तुम्हें। सिंपल माइक्रोस्कोप होता है सिलेबस में हमारे। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? सेंटर और फोकस के बीच में। देखना मजा आएगा। ये लाइट सेंटर वाली सीधी, पैरेलल वाली कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये आगे जाके कहीं नहीं मिलती, पीछे बढ़ाओ। अब आप खुद देखना, दिस इज HO, दिस इज HI। आराम से बताना ये रियल इमेज है या वर्चुअल? क्यों वर्चुअल क्यों है? क्योंकि रे आगे नहीं कट रही, पीछे जबरदस्ती काटा। इसका M का साइन सोचता हूं। सर मुझे सोचने दो, चल तू सोच।
तसल्ली से सर बताओ। एच आई बता, एच आई प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे, प्लस एच ओ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव। तो क्या समझ में आया, वर्चुअल इमेज के लिए एम हमेशा पॉजिटिव। ये बातें हैं जो ध्यान रखोगे तो प्रश्न करने में मजे आएंगे कि अच्छा सर अब क्लियर हो गया। एम की वैल्यू से तो पता चलता है एनलार्ज है या डिमिनिश, और एम के साइन से पता चलता है इमेज रियल है या एम नेगेटिव। रियल इमेज, एम पॉजिटिव। और ये सारी बातें कौन से ऑब्जेक्ट के लिए हो रही हैं? जब भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमेशा रियल माना जाए। बोलो क्या बातें समझ में आ रही हैं? लिखिए, बहुत काम की बातें हैं ये। आज मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आज केवल 10वीं क्लास है, ये सब 10वीं की किताब में है, रियल, वर्चुअल, मैग्निफिकेशन। बस आपको एक बार समझा के मुझे याद कराना है विथ एक्सप्लेनेशन। देख एक्सप्लेनेशन, एम की वैल्यू 1 से ज्यादा, हाँ यार 1 से ज्यादा, दुगनी बड़ी बन रही है, 10 गुना मैग्नीफाई, 5 गुना मैग्नीफाई। अच्छा, एम की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी मतलब बड़ी इमेज। नहीं आ रही बात समझ? ये कौन सा मैग्निफिकेशन कहलाता है? ट्रांसफर्स। एक मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फॉर्मूले एक बार मन में पढ़िए, रिकॉल करिए। एम का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम बराबर वी बाय यू। एम का फॉर्मूला एफ अपॉन एफ प्लस, ये है ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन। अब पढ़ते हैं दूसरा। करूं नेक्स्ट, कर दूं क्या? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। वो था ऊंचाई वाला मैग्निफिकेशन, ये है लंबाई वाला। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना तो मजा आएगा, ये थोड़ा सा नया है, इस पे सवाल कम है पर समझने वाला भी है ये। थोड़ा यहाँ समय देंगे इस बात को समझने के लिए। देखिए डायग्राम बना लें। देखिए अब इस बात को समझना, ठीक है ना, बाद में नोट कर लेना, फिर गप्पे लगाएंगे। ये लेंस है, मैंने ऑब्जेक्ट रखा ऐसा। 90% सवालों में ऑब्जेक्ट ऐसे रखा जाता है। ये लेंस है, दीवार मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा। पता है क्या होता है, अभी पेन के हर पॉइंट की दूरी सेम है, 5 5 5 5 5। हर पॉइंट की दूरी
सेम है। 10वीं क्लास के सभी सवालों में कैंडल, पेन, पेंसिल ऐसे रखी गई थी, हर बिंदु की दूरी 5 है। पर आज देखिए, मैंने दीवार से पेन ऐसे नहीं, ऐसे रखा है। अब बताइए, क्या हर बिंदु की दूरी सेम है क्या? इस बिंदु की दूरी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। और सोचिए, अगर u अलग अलग है तो v भी तो अलग अलग होगा, क्योंकि जैसे जैसे u बदलता है वैसे वैसे मैं तो बड़ा परेशान हो जाऊंगा। सर ये वाली कहानी फिर सुनाइए, फिर बताता हूं। ज्यादातर सवाल में, बिल्कुल 90% सवालों में ऐसा ही होता है। 10वीं के तो सारे ही सवालों में ऐसा ही था। कैंडल ऐसे रखी गई थी, तो क्या था, कैंडल के हर बिंदु की दूरी सेम थी। आज मैंने कैंडल ऐसी नहीं, ऐसे रखी है। अब इसमें पंगा क्या हो गया, हर बिंदु की लेंथ से दूरी, तो हर पॉइंट की इमेज अलग अलग जगह बनेगी, क्योंकि u अलग अलग है तो v भी। अरे सर मैं तो फंस जाऊंगा, ये बिंदु अलग, 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 इतने बिंदुओं की तो इमेज कैसे बनाऊंगा? तो वैज्ञानिकों ने थोड़ा आपकी राहत क्या दी, अरे इतने बिंदुओं की मत सोचा कर यार, किनारे की सोच, ए की दूरी यूए, तो केवल ए के लिए क्या लगा दे, इक्वेशन, इससे क्या निकल कर आ जाएगा, v। फिर b के लिए सोच, b की दूरी ub, फिर b के लिए वापस क्या लगा दो, इक्वेशन, उससे क्या निकल के आ जाएगा, vb। तो सर बाकी बिंदुओं का कौन सोचेगा सर? अरे भाई बाकी बिंदुओं की इमेज तो इनके बीच में ही तो बनेगी। अच्छा यहां तो नहीं सोचना पड़ रहा था, यहां तो केवल एक बार इक्वेशन लगाने से ही काम, क्यों भाई एक बार लगाने से क्यों हुआ बता? सबकी दूरी सेम थी। बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? वहां सबकी दूरी सेम थी जनाब, यहां हर बिंदु की दूरी अलग अलग है। तो क्या 50 बार इक्वेशन लगाऊंगा क्या? 50 बार नहीं, कितनी बार? कहां कहां के लिए? किनारे किनारों के। बोलो हाँ है क्या? खत्म, किनारे की इमेज ए, इमेज बन जाएगी। ये दूरी VB, ये दूरी, बताइए ये ऊंचाई है या लंबाई है? ये क्या थी? दिस इज कॉल्ड ऊंचाई वाला मैग्निफिकेशन, दिस इज कॉल्ड लंबाई। लंबाई, ये क्या है? ऊंचाई। सर आपने एक पंगा और कर दिया, यहां BA था, यहां ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या थी बताइए? ऑब्जेक्ट की लेंथ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए क्या होगी? सोच के बताइए, बड़ा कौन है? UB माइनस UA। यहाँ लेंथ ऑफ इमेज, ये उल्टा क्यों हो गया? अरे सर ये तो होना था, आप अभी तो सिखा के लाए थे। बिंदु ए पास में है, ए की इमेज दूर बनेगी। बनाते समय देखो कितना ध्यान रखा है मैंने। बी, बी दूर है, बी की इमेज पास में बनेगी। यस और नो? खत्म। तो बताइए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यहां फॉर्मूला होता था HI बटे HO। तुक्का मारिए यहाँ क्या होगा, वहां हाइट होती थी, यहाँ लेंथ होगी, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आराम से समझिए, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, यहाँ रुक जाता हूं। आप मुझे बताइए कि कौन सी बात मैं आपको फिर से धीरे धीरे प्यार से समझा दूं। ये ML है, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन।
लंबाई वाला, ये कौन सा था? ऊंचाई वाला। सोचिए और लॉजिक डेवलप करिए। दसवीं क्लास के सभी सवालों में ऑब्जेक्ट की दूरी लेंथ से सेम रहती थी, इसमें हर पॉइंट की दूरी अलग अलग है। तो सर फिर मैं कितनी बार लगाऊं? बहुत बार लगानी पड़ेगी। 2 बार लगाओ। कहां कहां के लिए? किनारे किनारों के लिए बस। बाकी सारे बिंदुओं की इमेज तो अपने आप उनके बीच में बनेगी। बढ़ू क्या आगे? अब 1 मिनट रेस्ट कर लो, सुन लो। एक था हाइट वाला मैग्निफिकेशन, महसूस करो ये वाला। बड़ी इमेज छोटी इमेज, बड़ी इमेज छोटी इमेज, ऊंचाई ज्यादा ऊंचाई कम, ऊंचाई ज्यादा ऊंचाई कम। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये था बड़ी लंबाई कम लंबाई, ज्यादा लंबाई कम लंबाई। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ऊंचाई का कम ज्यादा होना ट्रांसवर्स, लंबाई का कम ज्यादा होना लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। अब पढ़ते हैं दोनों के बीच का रिलेशन। बुधवार को इन सब पे न्यूमेरिकल कराऊंगा 1 घंटा। अगर आज की क्लास पढ़कर आओगे तो बुधवार की क्लास में मजे आएंगे कि सर जो जो बातें आपने बोली हैं सारी की सारी क्वेश्चंस में समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट करूं? क्लियर? अब ऐसे तो रिलेशन याद होना चाहिए। ml बराबर होता है m²। कहां से आया वो मैं आपको बता देता हूं। ml कौन है बताओ? ml लॉन्गिट्यूडनल, और m कौन है? ट्रांसवर्स। अब सर ये कहां से आ गया वो मैं आपको जानकारी देता हूं। परीक्षा के लिए याद करिए, डेरिवेशन में बता रहा हूं, पर आप उसको लिखिएगा मत, ना याद करिएगा। समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है? फिर उससे ये आपको बात अच्छी समझ में आएगी। हर डेरिवेशन के पीछे लॉजिक होता है कि सर ये केवल तभी एप्लीकेबल है
जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो। अब इस क्यों का कारण वो डेरिवेशन ही दे सकता है, ये आप भले याद कर लो। क्यों नहीं बता सकता मैं इससे, क्यों तो मैं कब बता पाऊंगा, जब मैं आपको इसका डेरिवेशन समझाऊंगा, तब आपको मजा आएगा। देखो कैसे, बोर्ड पे देखना। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये कौन है बताइए? लेंस फॉर्मूला। थोड़ा तसल्ली से पढ़ते हैं ताकि डर नहीं रहे सब्जेक्ट में। डिफरेंशिएट कर रहा हूं। 1/v का डिफरेंशिएशन होता है -1/v² dv/dt। कहां से आया? फॉर्मूला लगाया, v को ऊपर ले गए, v की पावर -1, पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया। u का क्या होगा? -1/u² du/dt। 1/f का 0, पहला झटका। तो 1/f का 0 क्यों हुआ? किसी लेंस की फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पहली बात। सुनते जाना, लिखना मत। -1/v² dv/dt, माइनस माइनस उधर जाएगा तो माइनस, du/dt से dt, du नीचे भेजो, माइनस से माइनस, du नीचे भेजो, dv/v² v/u होता था m, तो v²/स्क्वायर dv/du डेल्टा v बटा डेल्टा u ml, डेल्टा v बटे डेल्टा u dv बटे du ml। फॉर्मूला आ गया। तो सर यहां एक आपने गड़बड़ कर दी आशीष सर। ml तो होता था डेल्टा v बटे, आपने तो dv/du के लिए जगह कर दिया। तो छोटे के लिए ही एप्लीकेबल है। सर एक छोटा बड़ा क्या होता है? एक होता है dv और एक होता है डेल v। क्या अंतर है बताओ? dv छोटा है और डेल्टा v, सर समझाओ ना सर कैसे। घर के बाहर एक पौधा लगाया आपने हॉस्टल के बाहर, सुबह शाम को ही आ गया आपके पास, बता तो पौधे की हाइट में कितना अंतर आया? सर क्या मजाक करते हो, सुबह ही तो लगाया था गुप्ता सर, ऐसे कैसे सर? पर आपको पता है अगर मैं उसकी 1 साल पूरी केयर करूं, खाद पानी धूप सब, तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो क्या वो ऊंचाई एक दिन में बढ़ी है क्या? कब बढ़ी भाई? वो हर समय, हर सेकंड, रोज, प्रतिदिन, प्रति सेकंड। तो सुबह से शाम तक में नहीं बढ़ी होगी क्या? बिल्कुल बढ़ी होगी, पर वो हमें आंखों से दिखाई, पता है वो क्या है? DH। और 1 साल बाद जो परिवर्तन दिख रहा है वो क्या है? दिस इज स्मॉल चेंज। एंड बच्चे के लिए, छोटा बच्चा जो बिल्कुल जन्मजात है, बिल्कुल अभी न्यूली बॉर्न है, वो प्रतिदिन प्रति सेकंड उसकी ऊंचाई बढ़ती है, DH। ऐसा थोड़ी ना है पहला जब जन्मदिन आता है तो पहले जन्मदिन की रात को ही वो बड़ा हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि नाना नानी आए और इतना बड़ा बच्चा हो गया। अरे वो डेल्टा एच देख रहे हैं, माता पिता ने तो रोज DH देखा है, रोज DS देखा है, उन्होंने क्या देखा है? डेल्टा एच। 1 साल के बाद पहली बार मिलने तो डेल्टा एच है भाई। क्या बात समझ में आ रही है? DH। और अब आप सोचना मैं क्यों छोटा लिख रहा हूं। ML वास्तव में होता क्या था? डेल्टा V बाय, और आपने dv/du को लिखा। देन दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। बोलिए हाँ है क्या? सर ये फॉर्मूला मैं कब लगाऊंगा वो भी बताता हूं कि सर फॉर्मूले तो मैं याद कर लूंगा, लगाऊंगा कब? देखना कब लगेगा, क्वेश्चन आएगा, नीट का सवाल है। एन ऑब्जेक्ट is displaced by 1 mm towards lens. Find displacement of image। और भी डेटा था, वो पूरा क्वेश्चन कराऊंगा कल, और पहले आप समझें क्या दे रखा है। ऑब्जेक्ट की दूरी u होती है, ऑब्जेक्ट खिसकाया मतलब u में क्या किया? चेंज। पर भाई कितना खिसकाया? 1 mm। पता ये क्या है? क्या ये u है? ना ना, खिसकाया है सर, खिसकाया है। तो क्या डेल्टा u है? नहीं सर, बहुत कम खिसकाया है, du है। और जैसे du है
तो मैं तुरंत क्या लगाऊंगा, dv बाय du बराबर एम स्क्वायर, dv बाय du बराबर एम स्क्वायर। एम निकालने के तरीके दे रखे होंगे उसने। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यार ये फॉर्मूला कब मुझे क्लिक करना चाहिए? तो याद रखिए dv बाय du बराबर ml बराबर एम स्क्वायर। यस और नो? हाँ, वो दोनों की बात है। साइज की बात करूंगा तो साइज आ ही जाएगा। मैं ऐसा बोलूंगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 mm, तो इसका तो मतलब सीधा ही हो गया, ये कौन दे रखा है, du। क्या दे रखा है ये, du। ऑब्जेक्ट की साइज ये देख, ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है, ub माइनस ua। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, ub माइनस, और छोटी साइज है तो वो क्या बन गया, du। क्या बन गया, du। ये तो बात नंबर एक। बात नंबर दो, मैं दूसरा सवाल करा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं लेंस से 10 सेंटीमीटर पे खड़ा था, अब मैं बहुत कम खिसका, तो किस में चेंज हुआ, u में चेंज हुआ। पर वो u में चेंज कैसा हुआ, छोटा हुआ, तो वास्तव में वो क्या बन गया, d। क्या बात क्लियर हो रही है? चलिए, सवाल आएगा तब और बेहतर समझ में आएगा। अभी मैंने आपको आइडिया दे रहा हूं कि यार ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, पर ये कब लगेगा, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, कल डिटेल में आएगा, परसों जब कराऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आज घर जाके पढ़िए, आज एक भी प्रश्न नहीं कराया। आज की क्लास की खासियत देखिए, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ बातें हैं। यार ये बातें आपके समझ में आएंगी ना, तब आपको क्वेश्चन करने में अलग ही मजा आएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाएं आज, सिर्फ घर जाके पढ़िएगा तभी मजा आएगा। डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो बस ठीक है बता दिया। ये लिख लिया क्या आपने, बढ़ूं क्या आगे? ज्यादा ऊपर से जा रहा है क्या, पकड़ पाएंगे? ये वाला मैग्निफिकेशन, ऊंचाई वाला, ऊंचाई 90% सवाल यही वाले हैं। ये वाला इतनी क्लैरिटी आनी चाहिए, लेंस से ऑब्जेक्ट ऐसा रखते हैं तो इसके हर बिंदु की दूरी सेम है, ऐसा रखेंगे अलग अलग है, तब क्या करेंगे, किनारों किनारों की इमेज बना लो, बाकी सबकी इमेज उनके बीच में। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए, बस हो जाएगा बस। बढ़ू क्या, अब देखें, ये बहुत आसान टॉपिक है। अगर बहुत सारे लेंसेस कांटेक्ट में हैं, आपसे पूछी जाए इस सिस्टम की नेट पावर बताइए, सभी को पता है पी नेट क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड नेट पावर। सीधी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पर मैं आपसे पूछूं फोकल लेंथ बताइए, तो बताइए 1/f net, 1/f1, 1/, सब कल तो आपने सिखाया था P बराबर μ/f होता है, आज 1/f क्यों? देखिए दोनों तरफ एयर ही है,
तो लाइट शायद यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें, बताओ फाइनली जाएगी किसमें? एयर में जाएगी। तो एयर का म्यू कितना होता है? 1। हाँ, P बराबर μ2/f ही सही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। पर अगर दोनों तरफ एयर है तो यही फॉर्मूला 10वीं क्लास की एनसीईआरटी वाला बन जाता है, P बराबर 1/f। कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? स्टैंडर्ड कौन है, स्पेशल केस कौन है, कब लगेगा 1/f? दोनों तरफ एयर। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू साइन के साथ। आज कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं केवल अटेम्प्ट करने के लिए, 10-12 में से 1-2 भी बन जाए तो खुश हो जाइएगा, क्योंकि आज मैंने कोई क्वेश्चन तो कराया ही नहीं है, तो सारे बोनस हैं वो आपके, जितने बन जाएं, और वो सारे आज के ही लेक्चर पर बेस है। कोशिश करना, इससे क्या दिमाग थोड़ा और मजबूत होता है। 4 क्वेश्चन मैं कराता फिर आपको 10 देता तो आप बना ही लेते। आज हमने एक नया गेम किया, एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, सिर्फ क्या बताई, कॉन्सेप्ट बातें। अब इन पे 10-12 सवाल को आप घर जाके प्रयास करना 15 मिनट में, जो जो होते जाएं आपको मजा आता जाएगा, हाँ यार ये कॉन्सेप्ट सिखाया, ये बात बन गई। अगले लेक्चर में तो मैं कराऊंगा ही सारे खूब सारे क्वेश्चन, पर एक बार खुद अटेम्प्ट करके आएंगे ना, थोड़ा सा और मजबूत हो जाएंगे। चलिए कर सकते हैं सवाल। सबसे पहले तो सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं ये भी बताया करो। सवाल में सब कुछ है, अगर आप ध्यान से देखो क्या है सवाल में, एकदम बताओ। बोथ आर पोटेंट कॉन्टैक्ट, ये साल का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले 3 बार आ चुका है, मॉड्यूल में भी था, हमारे लास्ट ईयर क्लास नोट्स में भी था, वही वापस रिपीट हो गया। बोथ आर पोटेंट जब भी लेंसेज कांटेक्ट में हो, ये फॉर्मूला। सर कौन सा लगाऊं, ऊपर वाला या नीचे वाला? क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ वाला लगाओ। ठीक है सर। सर आप बचाना, हाँ मैं साथ ही खड़ा हूं, परेशान मत हो। 1/f1 + 1/f2। कॉन्वेक्स है तो 25 नहीं +25, कॉनकेव है -25। तो F1 की जगह +25, F2 की जगह -25। जल्दबाजी में आंसर 0 आ जाता है, पर ध्यान दीजिए ये 1/f 0 आया है, तो f अगर पूछूं तो इनफाइनाइट है। गौर करिए, जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत हो जाती है। f पूछेगा तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। f इनफाइनाइट आएगा। 1/25 1/25 घट गए, 1/f 0 आया, तो 1/f 0 है तो f नेट इनफाइनाइट।
और पावर पूछे तो P बाय नेट बराबर 1/r। सही है। 10-12 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपसे केवल ये डिमांड कर रहा हूं कि आप उसको 15 मिनट पढ़कर आइए, बस आधा घंटा 15 मिनट जितना समय लगता है, बस उनको करके आइए अटेम्प्ट, फिर देखा जाएगा। लिखें। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 84, 81, 78, 77, 76, 71, 64, 64। कितने हो गए? 7। एक्सरसाइज इसमें आइए, ELP में, ELP नंबर 8 में आइए। ELP नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये तो थे ELP 8 के। अब ELP 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें से एक या दो ही फंसने वाले हैं, बाकी सारे हो सकते हैं, बशर्ते मैंने आज की क्लास को एक बार अच्छे से घर जाके वापस पढ़ लिया तो। क्लियर है? अच्छा, परसों क्लास होगी सुबह, स्पेशल क्लास, उसका नोटिफिकेशन आपके अनअकैडमी प्लस ऐप पर आ जाएगा। उसमें पढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं, केवल और केवल क्या कराऊंगा? मॉड्यूल डिस्कशन, ELP डिस्कशन, बस। हेलो हेलो, वो फॉर्म भर के कंप्लीट करके अभी जमा करवाना है आप लोगों को।